नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान में कक्षा 8 की इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 3 की जो पहला भाग है उसके पहले अध्याय कैसे, कब और कहाँ का अध्ययन करेंगे। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही सरल शब्दों में इस अध्याय को समझाया जाए। तो जैसे ही आपको पता है कि इतिहास का नाम आते ही हमारे जहन में तारीखें आ जाती हैं कि कब किस राजा की ताजपोशी हुई, किस साल राजा का विवाह हुआ, किस साल उसके बच्चे पैदा हुए, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है कि अरे इतिहास में तो तारीखें ही तारीखें होती हैं, बहुत बोरिंग है, बहुत उबाऊ है। आप भी लोगों ये बहुत लोग कहते होंगे कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है, बस तारीखें रटनी है। इतिहास के बारे में यह धारणा सही नहीं है। तारीखें हैं लेकिन ऐसे नहीं है कि जो है केवल तारीखें ही हैं इतिहास में। इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही बताता है, ये तो सही बात है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उसमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं। तो इतिहास का जब भी जिक्र आएगा तो हम वर्तमान और अतीत की बात तो करेंगे, क्योंकि इतिहास तो जो हमारा भूतकाल था, जो पहले बातें बीत चुकी हैं उन्हीं का अध्ययन करना है। लेकिन उसमें तारीखें नहीं हैं, खाली तारीखें ही इतिहास नहीं हो सकता। जो पहले इतिहासकार थे उनका यही मकसद होता था कि जो है कि तारीखों के बारे में बताना, जिससे जो है बहुत बोरिंग हो जाता था। जबकि इतिहास वास्तव में अतीत का अध्ययन है। कई बार आप देखते हैं कि उत्सुकतावश ऐसे कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। जैसे चाय का चलन कब शुरू हुआ, रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्राएं किस तरह कर पाते थे, जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। यह सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन में सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था, उसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा। इसी तरह प्रक्रियाओं में कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह जब हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते कि जो है किस दिन जो है उनका राज यहाँ पे स्थापित हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। यह सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग समय अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो जो है इतिहास में तारीखें महत्वपूर्ण तो होती हैं, लेकिन कौन सी तारीख जो है महत्वपूर्ण है, अब इसके बारे में देखते हैं कि कौन सी तारीख महत्वपूर्ण है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द अतीत की कहानी बुनते हैं, वह अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। यदि हमने किसी घटना को महत्वपूर्ण मान लिया तो वह तारीख क्या है, महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। जैसे भारत में
ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। यह इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन होस्टिंग, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वारेन होस्टिंग, और जो आखिरी जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन के साथ जो है ख़त्म होता है। तो क्या जो ब्रिटिश इतिहास जो इतिहासकार थे इन्होंने जो इतिहास लिखा है क्या वो इनके इर्द गिर्द चलता है? जो गवर्नर जनरल है उनमें भारतीयों की जो गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है जब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वह महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब जो अवधि की बात हम कर रहे थे, जो अवधियां हैं ये कैसे तय करते हैं? जैसे इतिहासकार एक 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक ब्रिटिश भारत का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा है। इतिहासकार इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि एक दौर की खासियतों और उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ा जा सके। जो मिल है उनको लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी यह थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदुओं और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, जबकि इस तरह की धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो इतिहास नहीं, वो इतिहासकार की सोच है। जैसे जेम्स मिल ने जो उनके विचार थे उन्होंने वो लिखा, उसी हिसाब से भारतीय इतिहास को बांट दिया। तो जो इतिहास है वो इतिहास ना होकर उस इतिहासकार की सोच है कि जो है वो इतिहास कैसे लिखा जा रहा है। तो उसको हम इतिहास ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे जो व्यक्ति लिखता है वो अपने हिसाब से उसका वर्णन करता है। कुछ इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की समझ भी पश्चिम से ही आई है। भाई उन्होंने जो सोच थी उन्होंने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में बांटा। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वह समाज थे जहां आधुनिक समाज की यह विशेषताएं नहीं थी। अब भारत के अंदर जो अंग्रेजों ने शासन किया वो जो है औपनिवेशिक काल जो है माना जाता है। अब ये औपनिवेशीकरण होता क्या है? जब एक देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। भाई जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अब आप देख सकते हो कि अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। भाई राजनीतिक दबदबा उन्होंने कायम किया। अब आर्थिक की बात करते हैं तो उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। यहाँ तक कि जो हमारी संस्कृति कारण है तो जो मूल्य मान्यताएं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में भी जो है बदलाव किए, कि कुछ यहाँ पे कुरीतियाँ थी उन्होंने ख़त्म भी किया। उन्होंने अपने हिसाब से क्या है यहाँ पे इनमें बदलाव किया। अब इस अध्याय में देखते हैं कि भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल
का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। अब जो इतिहासकार हैं वो क्या चीज़ है जिसके कारण वो इतिहास लिखते हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। भी जो अंग्रेज थे उनका मानना था कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। इसलिए उन्होंने शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए। तहसील, जैसे तहसील के दफ्तर में, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सब के रिकॉर्ड रूम होते थे। तो कई बार आता है कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। अंग्रेजों ने क्या है, भारत में अभिलेखागार, जहाँ पर वो अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनको संभाल कर रखते थे या संग्रहालय में रखते थे। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि अभिलेखागार क्या होते हैं, तो जहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, अभिलेखागार। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक जो है नकलें बनाई जाती थी। पहले क्या था कि जब छपाई की नहीं होती थी तो लोग जो है वो खुद हाथों से लिखते थे। जो ऐसे लोग थे जिनकी काफ़ी अच्छी राइटिंग थी, अच्छा लेखन था, उन्हें बोलते थे खुशनवीस या सुलेखक। और जो एक क्रिया थी, जो लिखने की क्रिया थी, इसे बोलते खुशनवीसी। तो उन्होंने खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीस या सुलेखक ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी और इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही और दस्तावेजों की कई जो है प्रतियां बनाई जाने लगी। अब अंग्रेज जो थे उन्होंने सर्वेक्षण को महत्व दिया। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए कि कहाँ से क्या कितना राजस्व मिलता है। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह कैसी है, वहाँ पर मिट्टी के लिए मिट्टी गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। आज जैसे अब हमारे हर 10 साल बाद जनगणना होती है। जैसे अभी जो लास्ट में जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 2011 में हुई थी, और अब जो है 2021 में जनगणना होने वाली है। तो ऐसी जो जनगणना है ये सबसे पहले जो है वैसे दादा भाई नौरोजी ने शुरू की थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या है इसको हर 10 साल बाद 1881 में इसको आरंभ किया था। तब से जो है ये हर 10 साल बाद जनगणना जो है हो रही है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाकों और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अब अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। अब जो रिकॉर्ड उन्होंने तैयार किए हैं अब उससे उनकी जानकारी तो मिलती है, लेकिन उससे क्या पता नहीं चलता। सरकारी रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे।
इन रिकॉर्डों से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्यवाहियों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे दस्तावेजों या स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कमी नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से डायरियाँ, तीर्थ यात्रियों और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं जो है महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। अब जो उस समय लोग यात्राएं करते थे वो उसके बारे में लिखते थे, लोग डायरियों में लिखते थे, अखबार छपने लगे कि जो सरकार चाहती है, लोगों का क्या हाल था उस समय, तो अखबारों से जो है इसकी जानकारी मिल जाती है। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। जैसे अब देखो भारत में वंदे मातरम का कितना योगदान रहा है। वंदे मातरम जो गीत है, जो हमारा अब राष्ट्रीय गीत है, उसका लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोगों ने उपन्यास लिखे, ठीक है, तो उसका बहुत महत्व रहा है। लेकिन यह सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। तो बच्चों, मैंने इस अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें आई हैं उन्हें इसी एक ही वीडियो में शामिल करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें कुछ कमी लगी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।